नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। वैसे अच्छा होता अगर शराब की बोतल नाचती, क्योंकि अगर बोतल नाचती तो वैसे राज्य में जहां शराबबंदी है, उस राज्य के पुलिस को ये आसानी से पता चल पाता कि दारू कहां पर छिपा कर रखा गया है। एक ऐसा लड़का जो नोएडा के एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा है, बिहार में उसी लड़के के एक दिन के दारू के व्यापार की कमाई करीब 9 लाख रुपया है। वैसे आप 9 लाख रुपया कितना दिन में कमा सकते हैं? बताइए मत, बस सोचिए। हालांकि उसने कोर्स बिल्कुल सही चुना है अपने हिसाब का, लेकिन जिस विषय में वो मास्टर्स कर रहा है उस विषय में तो उसने पहले से ही मास्टर्स कर रखा है, वरना पुलिस को इतने दिन तक चकमा देना कि बिजनेस प्रतिदिन 9 लाख देने लगे, बड़ी बात तो है ही। नमस्ते, मेरा नाम वन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं, और ये हमारा विशेष कार्यक्रम सुबह सवेरे है, जिसके माध्यम से हम आपको बिहार की 5 प्रमुख खबर बताते हैं। पहली खबर, एक 28 साल का लड़का जो नोएडा के एक रेपुटेड यूनिवर्सिटी में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था, उसे पटना के महात्मा गांधी नगर से उसके भाड़े पर लिए कमरे से पुलिस ने पकड़ा है, जो पत्रकार नगर थाना के अंतर्गत आता है। इसका नाम अतुल सिंह है, जिसे बिहार के शराबबंदी रूपी आपदे में अवसर देखी और फिर उसने डोर टू डोर शराब की डिलीवरी का धंधा शुरू किया, और फिर बिजनेस कुछ यूं चला कि बिजनेस 9 लाख का प्रतिदिन पहुंच गया। धंधा इसका पूरा चल गया था, और पटना के किसी भी कोने में अगर आपको शराब की डिलीवरी करवानी है तो ये करवाता था। इसके अंदर करीब 30 से 40 बेरोजगार युवक काम करते थे, जो पूरे पटना में शराब पहुंचा रहे थे, और हर युवक को ये 500 रुपया दे रहा था। अतुल सिंह पटना के अलावलपुर गांव का निवासी है, जो महात्मा गांधी नगर में कमरा लेकर रह रहा था। वैशाली जिले से कुछ लोग अतुल को शराब की डिलीवरी करते थे, और फिर अतुल अपने दम पर पूरे पटना में इसकी डिलीवरी करवाता था। अब जब कमाई इतनी ज्यादा हो रही थी तो शौक भी काफी बड़ा हो गया था। पुलिस ने अतुल को जब पकड़ा तो उसके पास से एक होंडा इमेज कार कीमत करीब 7 लाख रुपया, एक कावासाकी निंजा बाइक कीमत करीब 8 लाख रुपया, इसके अलावा 1,75,000 कैश और 2 आईफोन बरामद किया है। पत्रकार नगर थाना एसएचओ के मुताबिक पुलिस ने अतुल के बैंक पासबुक को भी जब्त किया है। पुलिस ने अतुल को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया था, और इस चक्कर में अतुल के 2 और आदमी पकड़े गए हैं, जिसका नाम इंद्रजीत सिंह और संजीव कुमार बताया गया है। अतुल को जब पुलिस ने पकड़ा तब उसने पुलिस को ये कहकर बचना चाहा कि वो एक छात्र है और नोएडा से उसकी पढ़ाई चल रही है। उसने बाकायदा पुलिस को अपना आईडी कार्ड भी दिखाया, लेकिन जितने भी सबूत पुलिस ने उसके सामने रखा, उसके मुताबिक उसे मजबूर होकर अपना गुनाह कबूल करना पड़ा। अतुल ने 2 कमरे किराए पर ले रखा था, जहां से पिछले 3 महीने में शराब का कारोबार चल रहा था। अतुल को पकड़ने के बाद अब पुलिस उन 4 लोगों की तलाश में है, जो वैशाली जिले से अतुल को शराब की डिलीवरी दे रहे थे। फिलहाल जिन्हें पकड़ा गया है उन पर सेक्शन 13A/41 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के शुरुआती पूछताछ में यह भी पता चला है कि इससे पहले अतुल पोल्ट्री फार्म का बिजनेस कर रहा था, जिसमें उसे काफी नुकसान हुआ था, इसलिए उसने शराब का बिजनेस शुरू किया था। अब दूसरी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव के समय तेजस्वी यादव पर धोखा देने का आरोप लगाकर वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी एनडीए में शामिल हुए थे। उस समय मुकेश सहनी का एनडीए में आना भाजपा के लिए एक तरह से आवश्यक हो गया था, क्योंकि नीतीश कुमार की तरफ से जीतन राम मांझी कमान संभाले हुए थे, तो वहीं चिराग पासवान चाहे जिस परिस्थिति की वजह से हो, लेकिन अपना अलग झंडा लहरा रहे थे। इसलिए बीजेपी को एक ऐसा चेहरा चाहिए था जिसके भरोसे वो दलित मतदाताओं को अपने पाले में खड़ा कर सके। चुनाव के समय मुकेश सहनी ने इसे बखूबी निभाया भी। उन्होंने बीजेपी के पक्ष में और एनडीए के अन्य दलों के पक्ष में भी काफी बयान दिया। चुनाव के समय मुकेश सहनी और बीजेपी के बीच ये सहमति बनी थी कि विधानसभा चुनाव के बाद मुकेश सहनी को भाजपा अपने कोटे के सीट से विधान परिषद भेजेगी। इसके बाद बीजेपी ने वादे के मुताबिक मुकेश सहनी को विधान परिषद का सीट तो दिया है, लेकिन इस बीच एक पेच फंस गया है। दरअसल मुकेश सहनी को बीजेपी जिस विधान परिषद के सीट से सदन में भेज रही है, उसका कार्यकाल 1.5 साल में समाप्त हो जाएगा। मुकेश सहनी को इसी बात से आपत्ति थी कि उन्हें 1.5 साल वाले सीट से नहीं, बल्कि वैसे सीट से भेजा जाए जिसका कार्यकाल पूरा 6 साल तक चले। इसलिए जब इस आपत्ति की खबर मीडिया में आई तो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व हरकत में आ गया है, और मीडिया के माने तो मुकेश सहनी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच फोन पर इस मुद्दे को लेकर बातचीत हुई है, जिसके बाद अब वो मान गए हैं। अब मुकेश सहनी को किस बात पर राजी किया गया है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि इस समय एनडीए के अंदर मौजूद दोनों छोटे दलों की आवश्यकता बीजेपी और जदयू दोनों को है। इसलिए इनकी हर एक शर्त पार्टी मान रही है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंत्री बनाए जाने के बाद 6 महीने के अंदर दोनों सदनों में किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर मंत्री का पद छोड़ना पड़ता है। ऐसे में मुकेश सहनी को मंत्री पद पर बने रहने के लिए किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। अब तीसरी खबर, हत्या को हुए 1 सप्ताह होने जा रहा है और बिहार पुलिस अभी भी हत्या की जांच कर रही है। हम बात कर रहे हैं रुपेश हत्याकांड के बारे में। कल पप्पू यादव ने रुपेश हत्याकांड को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, जिसमें उन्होंने सरकार और कटिहार के डीएम पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। पप्पू यादव ने सरकार से मांग की है कि इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से करवाई जाए। इसके बाद उन्होंने कहा कि हत्यारे बाहर से आए थे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि हत्या के तार सीमांचल, दरभंगा और बेगूसराय से जुड़े हुए हैं। आगे उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है
कि जिनके पास मोटरसाइकिल था वो आज अरबपति हो गए हैं और ऐसे ही लोग अपराध के जनक हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार ऐसे सभी लोगों के संपत्ति की जांच करवाए और उन्हें जब्त करे। आगे उन्होंने कटिहार के डीएम पर सवाल उठाते हुए कहा है कि 70 लाइसेंस अपराधियों को जारी किया गया है। आगे उन्होंने कहा कि कटिहार के डीएम पर पहले से सीबीआई की जांच चल रही है और कटिहार के डीएम का रुपेश सिंह से क्या संबंध था, इसकी जांच भी होनी चाहिए। उन्होंने सवाल पूछा कि कटिहार के डीएम छुट्टी पर क्यों चले गए। उन्होंने सरकार से मांग किया है कि कटिहार के डीएम को तुरंत सस्पेंड किया जाए और उन पर जांच बिठाई जाए। आगे उन्होंने कहा कि दरभंगा में एक नहर का कॉन्ट्रैक्ट पास हुआ था, रुपेश सिंह ने उस नहर का कॉन्ट्रैक्ट बाहर के किसी ठेकेदार को दिलवाया। उन्होंने इसको लेकर भी सवाल उठाए हैं। फिलहाल रुपेश हत्याकांड के पीछे किसका हाथ था, क्या मकसद था, सब कुछ राज बना हुआ है और उम्मीद है कि पुलिस जल्द ही इस मामले में गिरफ्तारी शुरू करेगी। अब चौथी खबर, आज 11 बजे तक बिहार में होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर नॉमिनेशन का डेडलाइन तय किया गया है और बीजेपी की ओर से शाहनवाज हुसैन को नॉमिनेशन करवाया जाएगा। वहीं दूसरा नाम मुकेश सहनी का है। हालांकि मुकेश सहनी शुरू में नाराज थे लेकिन अब मान गए हैं। कल इसी सिलसिले में बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे। ये बैठक करीब आधे घंटे तक चली है। इसके बाद इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि शायद ये लोग मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर बैठक कर रहे हैं। हालांकि जब बैठक खत्म हुई और संजय जायसवाल जब बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे इसके बारे में सवाल पूछा। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये एक औपचारिक मुलाकात थी और इस बैठक का कोई राजनीतिक संबंध नहीं था। हालांकि जब पत्रकार ने बार-बार इसके बारे में पूछा है तो उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार या फिर एमएलसी चुनाव की पूरी स्थिति सोमवार सुबह तक स्पष्ट हो पाएगी। यानी एक तरफ जहां उन्होंने इस बैठक को औपचारिक बताया है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने संकेत दिया है कि हो सकता है कि यह बैठक मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर बुलाई गई हो। बिहार में अब तक मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर ग्रहण लगा हुआ है और तारीख पर तारीख लेने के बाद भी अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार संभव नहीं हुआ है। अब अंतिम और पांचवी खबर, बिहार में अगले 3 साल में 120 बाईपास बनाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। इसमें 31 नेशनल हाईवे होगा, 33 स्टेट हाईवे होगा और 56 एमडीआर सड़क यानी कि जिला का प्रमुख सड़क शामिल है। बाईपास बनाने का निर्णय सरकार ने इसलिए लिया है ताकि सड़क पर जाम की समस्या को खत्म किया जा सके। इसके साथ ही बिहार के किसी भी कोने से 5 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य भी बिहार सरकार ने रखा है और इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 120 बाईपास बनाने का निर्णय लिया है। लेकिन बाईपास बनने में 3 साल का समय खर्च होगा। तब तक जाम की समस्या से कुछ हद तक छुटकारा दिलाने के लिए सरकार ने कुछ सड़कों को चौड़ा करने का निर्णय लिया है और वैसे इलाके जहां अतिक्रमण की वजह से जाम लग रहा है वहां सरकार अतिक्रमण हटाने की व्यवस्था में लग गई है। पथ निर्माण विभाग ने पूरे बिहार के 56 सड़कों को चिन्हित किया है, जिसे चौड़ा किया जाएगा। विभाग की ओर से चिन्हित सड़कों पर सड़क निर्माण के अलावा परिवहन विभाग और जिला प्रशासन भी काम करेगा और इन सड़कों को अविलंब चौड़ा करवाया जाएगा और अगर किसी सड़क पर अतिक्रमण है तो उसे भी अविलंब खाली करवाया जाएगा। और विभाग की मंशा है कि जब तक बाईपास बनकर तैयार ना हो तब तक कुछ हद तक जाम के समस्या से निपटा जा सके। आज इतना ही, धन्यवाद।